मेंटेन सारी क्या चल रहा था हम लोग का? और डिटेल्स में बचा हुआ था कुछ कितना डिटेल्स बचा हुआ था एक रेडियस ऑफ द लास्ट वाला डिटेल्स जस्ट रेज योर हैंड कितने लोगों का रेडी है लास्ट डिटेल्स कितने लोगों का रेडी है और सबका रेडी है चलो तो पहले मैं उसको डिस्कस कर लूं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यस DTS 6 DTS 6 DTS 6 क्वेश्चन नंबर 77 84 82 85 89 88 89 और 79 89 नहीं है हिंदी का 79 देखो डन है 77 79 82 84 85 88 चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 तो पे अटेंशन ध्यान दो It says a straight line through the point 2, 2 intersects the line root 3x plus y equal to 0 and root 3 minus x minus y equal to 0 at the point A and B. The equation of the line AB so that triangle OAB is equilateral. देखो यहाँ से root 3x plus y equal to 0 एंड दूसरा है रूट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, पहले इनको प्लॉट कर ले हम लोग, बातें हमको समझ में आ जाएंगी। इस लाइन पे अगर ध्यान दें तो यहाँ से स्लोप क्या दिख रहा है हमें माइनस रूट 3 है ना, यानी कितना हो जाएगा तो टैन कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। रूट 3 कितना होता है टैन 16 करेक्ट ना, और ये निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट गया तो कितना हो गया 120 करेक्ट ना, तो ये 120 डिग्री हो गया। अच्छा यहाँ से स्लोप बताओ जरा इसका, इट इज रूट 3 यानी कितना हो गया tan 60 डिग्री करेक्ट। अब हम इसका पहले प्लॉट कर देते हैं, क्या कुछ बातें करेंगे। तो आई कैन सी कि tan 120 मतलब ऐसे चलेगा, देखो ये लाइन करेक्ट ना, ये लाइन का इक्वेशन हो गया हमारा y प्लस रूट 3x इक्वल टू 0 है ना, और रूट 3x मतलब ये वाला हो गया ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू रूट, ये एंगल 60 डिग्री और ये पूरा 120, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना। हमसे कह रहा है कि OAB, O मतलब ये सेंटर और मतलब ओरिजिन, O और AB जो होगा वो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के बीच में ये एंगल कितना होना चाहिए सबका 60। 2,2 कहाँ होगा तो 2,2 ध्यान दो प्लीज, बातें लिखो। 2,2 कहीं यहाँ पे होगा, सपोज कर लो यहाँ पे होगा, मान लेते ठीक है। तो आई कैन सी उससे ऐसे भी लाइन जा सकता है, ऐसे भी लाइन जा सकता है, लेकिन जब ऐसे लाइन जाएगा तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ बीच का एंगल कितना दिख रहा है 120, ये 60 है तो ये पूरा कितना हो गया, ये भी 60 है ना, पूरा कितना हो गया 120। तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने का कोई चांसेस, तो कैसा लाइन होगा जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, तो ऐसे ही ना नहीं बनाएगा। और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका बनता है करेक्ट ना, क्योंकि 2,2 तो पॉइंट ऐसे ही कहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे 2,2 ठीक है, और यहाँ से दो ही लाइन दिखता है। अगर ऐसे लाइन गया तो 100% कभी भी 60 डिग्री नहीं बना,
पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? तो चूंकि ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर तो होना ही नहीं चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे सामने वाला साइड पे तो उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा ना। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होना ही चाहिए, करेक्ट ना। तो परपेंडिकुलर होने के लिए इस लाइन का स्लोप जो होगा ऑब्वियसली है या तो इसके क्या होगा पैरेलल, और या फिर यहाँ से जाएंगे तो इसके पैरेलल। लेकिन यहाँ एंगल 120 डिग्री बन रहा है तो बनेगा नहीं। तो लाइन का इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ये वाला आएगा। वो कौन सा इक्वेशन होगा बताओ जरा सा? तो दिस इज पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस ना। तो इक्वेशन क्या हो गया? तो y इक्वल टू, तो आंसर कौन सा आ गया? b है ना, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। 77 के बाद 79, क्वेश्चन नंबर 79। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए फिर भी हम चाहते हैं कि प्रोसेस मिले हमको इस क्वेश्चन का, करेक्ट, हम ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए भी दूसरा तरीका भी है। इसका स्लोप तो निकाल चुके हो ना, कितना है? √3। इसका स्लोप कितना है? -√3। यहाँ से पॉइंट पता ही है, इस लाइन का हमको स्लोप मान लेते हैं। चलो लेट स्लोप ऑफ द लाइन ऐसे लिखते, देखो लेट स्लोप ऑफ द लाइन बी m। तो भाई हमें पता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? बराबर है ना। मतलब मैग्नीट्यूड इस स्लोप के, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, दोनों के साथ क्या होगा? तो √3 है ना। और tan थीटा जब लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ही तो लिखते हैं ना, ये लिखते हैं, करेक्ट ना। ये एंगल कितना है? तो ये भी 60। ये एंगल कितना है? ये भी 60। तो आई कैन से ऐसे लिख सकते हैं m माइनस √3 बाई 1 प्लस √3m will be equal to m plus √3 by 1 minus √3। मतलब एंगल पहले लाइन के साथ एंगल, दूसरे लाइन के साथ एंगल, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तभी तो बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ दोनों 60-60 बना रहे हैं। ठीक है। तो इन दैट केस आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा? तो m इक्वल टू 0। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, m का वैल्यू 0 लिखेंगे, ये क्या बनेगा? √3। यहाँ भी m का वैल्यू 0 लिखेंगे, ये भी क्या बनेगा? साइड जाएगा ना। खाली एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, m इक्वल टू 0। जब m इक्वल टू 0 लिखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस सी। और c क्या होना है? तो पास कहाँ से कर रहा है आंसर। तो यू हैव द प्रोसेस, यू हैव द फिगर। सबसे अच्छा फिगर के थ्रू चले, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं हमको तो प्रोसेस चाहिए तो ऐसे सॉल्व है ना, क्योंकि दोनों लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाएगा 60-60। तो भाई दोनों से tan थीटा, इसको ऐसे लिख देते tan 60। ये भी अब चाहो तो अलग से भी कैलकुलेट करो, है ना, यू विल गेट दिस। एनीवे 79 says the equation of line on which the perpendicular from origin makes 30 degree with x axis and which forms the area of triangle 50 by √3 with axes। अच्छा, उसके कहने का मतलब है कि भाई ऐसे करके लाइन है, यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये 30 डिग्री है, ये ओरिजिन से डाल रहे हैं, तो है ना, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 30 डिग्री एंड एरिया 50 √3 मतलब OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 50 बाई √3। ये गिवन। आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इतना ही कहना चाहता है, ये गिवन। आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो क्या करेंगे? तो भाई अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर का एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? पॉजिटिव एक्सिस लिखा है, देखो एक्स एक्सिस बेस लिखा है, तो बात है, वी विल टेक बोथ ऑफ इट। सो इन दैट केस हम लोग नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x cos अल्फा ना, तो cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू, देखिए ना, बट ध्यान ये रखना है कि where b has to be greater than, now so because ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस है इसलिए p को पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से देखो तो cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2 और इसका sin 30, तो फिर तो आपका इक्वेशन बन गया √3x प्लस y इक्वल टू 2b आ गया, देखो 1 है ना। अब क्या करें? तो हमको p का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो दिया है ना, ये तो गिवन है ना पास, ठीक है ना, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। एरिया के लिए a निकालना है, तो a निकालने का मतलब एक्स इंटरसेप्ट निकाले, जानेंगे ना,
एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा, तो पुटिंग y इक्वल टू y 0 पुट करोगे, देखो तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया, तो 2py कितना ये ना आया, तो a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ से, तो हो गया 2p/√3, 0, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2p/√3, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, तो पुटिंग किसको 0 x0 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 2p, तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 2, तो ये लेंथ हो गया 2। अब बताओ एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ करना ही नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 2p/2 एंड हाइट कितना है 2p, ये कितना बन गया देखो तो 2p² ऐसी ना यार, और गिवन कितना है कि हमारे पास कितना था ये 50/√3, करेक्ट ना, तो इसका मतलब 2p² मस्ट बी इक्वल टू 50/√3, यानी यहाँ से p² का वैल्यू कितना 25, तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए ओनली 5, -5 क्यों नहीं, डिस्टेंस है भाई, पॉजिटिव नहीं, करेक्ट ना, तो p का वैल्यू 5, तो हमसे लाइन टेक पूछा था सर, हाँ लाइन टेक पूछा था, व्हाट विल बी द आंसर बताओ, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे ना, p का वैल्यू कितना रखेंगे 5, तो कितना हो गया 10, तो आंसर कितना आ गया √3x + y इक्वल टू, देखो ऑप्शन लेकिन अफसोस देखो आंसर में एक ही जगह खाली बी में ऑप्शन दिया है ना √3x, बाकी जगह स्लोप ही गायब कर दिया। ठीक है 79 ओवर, विल गो टू 82 होने नहीं है 79 जी, ठीक है, ओके नेक्स्ट 82, क्वेश्चन नंबर 82, ध्यान दो बात करिए। 82 में क्या कह रहा है देखो, if the algebraic sum of the perpendicular distances from the points this one to a variable line be 0, then the line passes through the point, कह रहा है देखो let the equation of variable line be ax plus by plus c, ध्यान दो प्लीज बात नहीं करो, ये कह रहा है कि algebraic sum of the perpendicular distance is 0, तो भाई algebraic sum कहने का मतलब क्या हुआ, तो perpendicular distance नॉर्मली क्या होता है, अगर देखा जाए perpendicular distance तो फिर वो तो mod of a alpha plus b beta plus c by root under a square plus क्या लिखते हैं, लेकिन डिस्टेंस से हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, करेक्ट ना, तो तीन पॉजिटिव टर्म मिल करके 0 कब होगा, जब तीनों 0 होगा तब ना, है ना, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं कह रहा है, तो इस साथ में जोड़ा है अलजेब्राइक सम, यानी इसके साइन भी मैटर करेगा, मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 2 पॉइंट एक तरफ हो, यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट है 2, 0, 0, 2 और 1, 1, मान लो यहाँ से 0, 2, ये हो गया 1, 1 और यहाँ हो गया 2, 0, अब इन दोनों का सम मिलके सम के बराबर मैग्नीट्यूड बाय, तो प्रोडक्ट एडिशन लेंगे तीनों का तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड लाइक कर रहा है, तो अलजेब्रिक सम का मतलब यही, कॉन्सेंट्रेट हियर, अलजेब्रिक सम का मतलब यही हुआ कि मॉडुलस नहीं लेना है ना, तो मॉडुलस नहीं लेंगे तो जरा सोचो, तो जरा से इस डिस्टेंस को निकालते हैं d1 है ना, इसको निकालते हैं, इसको d2 कहते हैं, d2 और इसको d3 कहते हैं, निकालते हैं एक बार बिना मॉडुलस का, देखो तो पहले वाले पे d1 अगर लिखेंगे तो लिखते हैं क्या हम लोग नॉर्मली, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 प्लस c बाई कितना लिखेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, मॉडुलस के साथ लिख रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो अलजेब्रिक सम, इसलिए मॉडुलस नहीं करेंगे, उसका साइन भी मैटर करेगा, करेक्ट ना, तो डेफिनेटली क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस,
प्लस दूसरे वाले का लिखते हैं, दूसरा वाला में क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट लेते हैं 1,1, तो क्या लिखेंगे a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, है ना। तीसरे वाले में a इंटू 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0, यही गिवन है हमारे, तीनों का अलजेब्राइक सम इक्वल टू 0। अब पूछ रहा है कि तब हम बताओ कि ये जो लाइन है किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो भाई एक बार जोड़ के तो देखो, सबका डिनोमिनेटर क्या है, तो एलसीएम लेकर के हटा सकते हो उसको, यानी न्यूमरेटर में a का कोएफिशिएंट कितना आएगा, तो पहला वाला से 0, दूसरा वाला से 1 और तीसरा वाले से 2। b का कोएफिशिएंट क्या आएगा, पहला वाला से 2, दूसरा वाला से 1 और तीसरा वाला से 0, और c का कोएफिशिएंट कितना आएगा 3 आएगा ना। एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भी डिनोमिनेटर की तो जरूरत है नहीं। नाउ यू कैन सी, यहाँ से ध्यान दो, तीनों का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 3 3 3। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, और आप अगर बात करने का आवाज आएगा तो बाहर कर देंगे, ध्यान रखना। तो 3 3 3 तीनों में है, कॉमन लेके हटा सकते हैं, यानी हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, है ना। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे यहाँ इक्वेशन से, ये 1 या 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या दिखता है, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तभी ना आएगा। यहाँ पे x के जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू कितना हुआ 1 और y का वैल्यू कितना, अब उसके बाद ABC कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट मींस दैट लाइन मस्ट पास थ्रू विच पॉइंट, तो 1, 1, so that's the fixed point. (82) के बाद 84, the straight line represented by 84, the straight line y minus mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, तो y माइनस एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको फिर से लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर इसको L1 कहते हैं, इसको L2 कहते हैं, तो L1 एंड L2 आर व्हाट काइंड ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस, है ना। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ कांस्टेंट, करेक्ट ना। सो L1 इज पैरेलल टू L2, ये तो पता चल गया। उसी तरीके से आप देखो दूसरे वाला रिलेशन भी है, तो L3 जो है उसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a रूट अंडर 1 प्लस कितना n स्क्वायर, और L4 लिख सकते हैं कितना, हम L4 लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस a रूट अंडर 1 प्लस n, मतलब L3 एंड पैरेलल टू L4, है कि नहीं है। तो फिर पैरेललोग्राम तो बनेगा, ठीक है। तो हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, देखो दो पैरेलल लाइन ऐसे और दो पैरेलल लाइन ऐसे, है ना, दो पैरेलल लाइन ऐसे बनेगा। ये L1 तो ये L2, ये L3 तो ये L4, ऐसे बनेगा। सो डेफिनेटली दे विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑप्शन में दिख रहा है पैरेललोग्राम, नाना दूसरा है, रोम्बस लिखा है और रेक्टेंगल लिखा है। अच्छा ठीक है, तो पैरेललोग्राम में भी पर्टिकुलर केस देख रहा है, तो देखते हैं जरा सा क्या निकाल सकते हैं। रोम्बस के लिए क्या जरूरी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो वो क्या हो जाएगा रोम्बस। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पता करना है तो क्या जरूरी है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री होने के लिए इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। लेकिन वो तो हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि एक जगह m है, दूसरे क्या है n, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जरूर निकाल सकते हैं, है ना। इसको हम बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो उसको d1 बोलते हैं, है ना। ये डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा देखो तो जरा। अच्छा सॉरी, ये डिस्टेंस क्योंकि L3 L4 के बीच में करेंगे, ये d1 ये d2, तो d1 कितना दिख रहा है देखो तो c1 माइनस c2 यानी 2a रूट अंडर 1 प्लस n स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 प्लस n स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया, इतना ही ना आया। अच्छा d2 निकालते हैं इन दोनों के बीच में, तो d2 निकालेंगे तो फिर से ऐसा ही देखो 2a रूट अंडर 1 प्लस n स्क्वायर
बाय रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर मॉडुलस ये भी कितना आ गया तो सही है सो आंसर इज व्हाट रॉम्बस है ना तो दिस इंप्लाइज है ना फिगर इज रॉम्बस एक 84 का बी एट्टी फाइव एंड 88 दो क्वेश्चन आई होप सबको बात समझ में आ गया कैसे बोल रहे हैं रॉम्बस की इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन था हम लोग के पास जिसमें कि परपेंडिकुलर डायगोनल्स था और हम लोग क्लेम किए थे कि रॉम्बस है ना नहीं उससे पहले एक और लाइन था जिसमें कि हम लोगों ने देखा था पैरेलल लाइन के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा कैसे तो एरिया निकाल सकते सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे नया का निकाल 85 In an isosceles triangle ABC, the coordinates of the point B and C on the base are respectively 2, and 1, 2. The equation of AB is half y is equal to x by 2. Then the equation of line AC is what? Isosceles बोल रहा है एक A है ये B है ये C है B का कोऑर्डिनेट लिखा है 2, 1 C का कोऑर्डिनेट लिखा है 1, 2 1, 2 AB का इक्वेशन लिखा है y is equal to x by 2 इसका इक्वेशन चाहिए ठीक है ना AC और कुछ नहीं है अच्छा प्लीज ध्यान दीजिए और एक इन्फॉर्मेशन आइसोसेलेस मतलब ये और ये दोनों क्या है सेम है करेक्ट ना अब आपको निकालना है इक्वेशन नाउ आई एम सेइंग इज प्लीज मेंटेन साइलेंस और थोड़ा ध्यान दे दीजिए और कोई इन्फॉर्मेशन है देखो जरा सा नहीं कोऑर्डिनेट ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कोऑर्डिनेट ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक चीज जरूर है हमको ये पता है कि ए जो होगा इसी लाइन पे होगा है ना तो इसी लाइन पे अगर होगा तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग जरूर डिसाइड कर सकते हैं कैसे डिसाइड करेंगे ये जरा बताओ तो आई कैन सी ये अगर x लिखते हैं x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट x बाय क्या होगा ऐसा क्यों तो इट मस्ट सैटिस्फाई दिस लाइन तो ऐसा कुछ आ जाएगा अब बताओ ये दोनों का लेंथ डिस्टेंस सेम है h का वैल्यू नहीं निकल जाएगा अगर h का वैल्यू निकल गया तो ac का इक्वेशन नहीं निकलेगा निकल गया ना आसानी से है ना वैसे h का वैल्यू और आसानी से निकल सकता है कैसे तो वी अंडरस्टैंड कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा सेम होगा करेक्ट ना तो जो एंगल इससे बना रहा है वो एंगल इससे बना रहा है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों ही क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लाइन तो क्या है फिक्स आप वहां से भी निकाल सकते हो तो चाहे डिस्टेंस अप्लाई कर दो चाहे मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो तो ये स्लोप वाला दोनों से निकल जाए ठीक है एज यू तो यहाँ से स्लोप तो हम लोग ऑलरेडी पता किए हुए कितना है 1/2 तो वहां से निकाल सकते हैं मैं कहूँगा कि बेस्ट क्या रहेगा तो हम लोग इससे निकाले थे डिस्टेंस वाले ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड यू कैन सी यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास ठीक रहेगा क्या क्योंकि मैग्नीट्यूड में फिर दो इक्वेशन तो एक ही आएगा लेकिन लेंदी होने का चांसेस बढ़ जाएगा और स्लोप वाले से हमारे पास काम ज्यादा आसान हो जाएगा और हेल्प कुछ और उपाय लगा यहाँ से बाइसेप्स तो नीचे ही आएगा ना ये हो जाएगा इक्वल है ना दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं 3/2 स्लोप यहाँ से निकाल दिए हो गया काम इससे ज्यादा आसान पड़ेगा देखो कोई डिस्टेंस से निकालेंगे आइसोसेलेस है ना तो ए जो वर्टेक्स होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होगा इसके करेक्ट ना ये दोनों पॉइंट पता है ना तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल देते हैं कैसे निकालेंगे तो 3/2 मिड पॉइंट निकाल दिए और स्लोप इनका निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ क्या BC कितना हो जाएगा तो 2 - 1 और 1 - 2 कितना हो गया -1 तो स्लोप ऑफ इसको डी लिखेंगे स्लोप ऑफ AD कितना हो जाएगा ये 1 तो इक्वेशन ऑफ AD लिख दे रहे कितना लिखेंगे तो y - 3/2 इक्वल टू 1 into x - 3/2 तो आई कैन सी y इज इक्वल टू कितना हो गया x ठीक है ना अब ये वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा ना तो रख देते हैं वहां पे करेक्ट ना सो आई कैन सी सो a for a
कितना हो जाएगा, तो h/2 must be equal to h and this is only possible when h is equal to what, 0। और कोई तरीका है क्या, नहीं ना। तो वर्टेक्स a हमको क्या मिल गया, 0, अब बताओ इक्वेशन ऑफ AC निकाला जा सकता है। अब इक्वेशन ऑफ AC तो निकाल सकते हैं ना, पहले तो स्लोप ऑफ AC निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा, 2 - 0 by 1 - 0 that is 2। इक्वेशन ऑफ AC y is equal to कितना हो गया, कोई नया बात नहीं की है। सब बातें नहीं। एक क्वेश्चन है क्या, 88 77 क्लियर कर दे। तो 88 भी हमारा खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, ए पॉइंट दिया है साइन अल्फा 1/√2 और बी पॉइंट दिया है 1/√2 कॉस अल्फा। कह रहा है अल्फा बिलोंग्स टू -5 क्लोज टू +5। बहुत नीचे होगा 14। आर द टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, रोनाल्डो था सेम साइड ऑफ लाइन x - y = 0। देन अल्फा बिलोंग्स ये निकाल। अल्फा कहाँ होगा, अगर सेम साइड लाइक कर रहा है दोनों पॉइंट। सेम साइड का मतलब क्या होता है, दोनों पॉइंट रखे तो मतलब दोनों का साइन क्या होगा, राइट ना। तो पहला पॉइंट रखेंगे तो x की जगह रखेंगे साइन अल्फा -1/√2 और दूसरे वाले में 1/√2 माइनस कॉस अल्फा मस्ट भी क्या ये ना होगा। दोनों पे वैल्यू रख दिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो सेम साइड है। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। आई कैन राइट साइन अल्फा बाय 1 - 1/√2 कॉस अल्फा -1/√2 लेस देन क्या होगा, है ना, साइन चेंज उसके साथ। अब हमें यही देखना है कि कहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, वो सेटिस्फाई करेगा तो लेंगे आंसर, जो नहीं सेटिस्फाई करेगा छोड़ देंगे। तो भाई क्वाड्रेंट वाइज सोचते हैं। -5 मतलब ऐसे जा सकते हैं, +5 मतलब ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। 0 कहाँ होगा, वही ना साइन चेंज करेगा। जहाँ 0 नहीं होगा वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। तो भाई मुझे दिखता है साइन अल्फा जहाँ 1/√2 होगा वहाँ 0 होगा। तो साइन अल्फा 1/√2 कहाँ होता है, तो एक तो यहाँ पर π/4 पे और एक तो यहाँ पर कितना पे, तो 3π होता है ना। कॉस अल्फा 0 कहाँ होता है, एक तो यहीं पे π/4 पे और एक यहाँ पे कितना पे, -π/, इतनी सी बात होगी, ठीक है। अब हम चेक करना स्टार्ट करें साइंस को, हमारा काम यहीं पे जवाब मिल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन अल्फा क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा क्या होगा माइनस। कॉस अल्फा क्या होगा, नेगेटिव, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, मिलके पूरा क्या हो गया, लेकिन माइनस माइनस मिलके क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव ना। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन जो है वो तो पॉजिटिव दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है, पूरा एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। कारण क्या है भाई पूरा एक्सप्रेशन के पॉजिटिव होने का, तो कॉस अल्फा भी नेगेटिव। और अच्छा अब साइन अगर चेंज होगा तो बिना इस लाइन के तो साइन चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट ना। यहाँ पे भी क्या होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, करेक्ट। तो साइन कब चेंज होगा, जब लाइन आया 0 होगा। यहाँ पे देखो 0 के बाद साइन चेंज होगा कि नहीं, तो डिपेंड करता है कि 0 जो हुआ है जिस फैक्टर के कारण, उसका पावर इवन है या ऑड। अगर इवन है तो साइन चेंज होगा नहीं, अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अरे बेबी कब वाली बात होगी,
नहीं बोलते हैं, जहाँ से इवन पावरों का बाउंस बैक कर जाता है तो साइन चेंज नहीं होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जीरो किसके कारण हो रहा था, इसके कारण या इसके कारण? इसके कारण है ना। तो उसका पावर कितना दिख रहा है 1, तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ से प्लस के बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 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 चलेगा। अब ये माइनस माइनस यहाँ भी रहेगा, देखो माइनस माइनस, क्यों भाई? तो बीच में जीरो तो आया नहीं। अब फिर यहाँ जीरो आया, अब बताओ यहाँ पे साइन चेंज होगा क्या? यहाँ जीरो किसके कारण आया? दोनों के कारण। तो दोनों का पावर सम करके देखो कितना हो जाता है, इवन या ऑड? इवन। तो इवन पावर पे साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, माइनस 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 है ना, यहाँ पे माइनस माइनस। ये देखो फिर से किसके कारण? साइन का पावर क्या हुआ तो फिर साइन चेंज, तो देखो प्लस प्लस। समझ में आता है? ठीक है। तो इन दैट केस आप बता सकते हो कि हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा कहाँ अप्लाई करना चाहिए? जहाँ माइनस होगा। और माइनस कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? तो माइनस -π/4 से लेकर के, हाँ लेकिन ध्यान रखना है कि हमको इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, और इक्वल टू जीरो बीच में एक जगह हो रहा है, कहाँ पे? वो हटा दे, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा मस्ट बिलोंग्स टू -π/4 से लेकर +π/4, और यूनियन π/4 से लेकर के 3π/। अब इसमें सिंपल वेविंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो दूसरा तरीका ले सकते हैं हम लोग, लेकिन हमने जो इस्तेमाल किया वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे ना वेविंग, उसी पे बात की। ठीक है, आपका स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फुल फ्लेज सर्कल की बातें कर सकते हैं। हालांकि कल ही टेस्ट है ना आप लोगों का, कल मेंस है और एडवांस, तो कल के सफिशिएंट टाइम है आपके एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इसके लिए पूरा 15 दिन चाहिए। Stop talking. नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। और ध्यान ये रखना है कि इस बार सर्कल पे फुल फ्लेज हम लोग बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड तो पूरा का पूरा हम लोग सर्कल पे होगा। कितना एक और जीरो है क्या? 5 करोड़ तो पता चल रहा है, करोड़ में है उनको मालूम। तब 5 करोड़ में कितने मिलियन में कितना होता है? 50 लाख, 1 मिलियन में 50 मिलियन में 10 मिलियन यानी 1 करोड़। 50 मिलियन सर इतना हम सर्च करना था, उसके अनुसार हम सर्च करते डेटा कि और कौन कौन। मैंने कहा हमको सिर्फ ये एक्सप्रेशन चेक करना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो वेविंग कर्व वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अच्छा एक बात मैं सीरियसली बता दूं कि आप हम लोग बहुत समय हो चुका साथ में, करेक्ट ना। ध्यान रखें 2 घंटे का टाइम, उससे पहले जिनको भी रिलीव होना है बोले, ठीक है। 2 घंटे के दौरान ब्रेक में नहीं, जो क्लास से अगर बाहर जाना चाहते हैं दे कैन गो, बट दे कैन नॉट कम आफ्टर दैट, बिकॉज लिबर्टी काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। पूरा क्लास बाहर नहीं जाना है, बाहर जाएगा तो अंदर नहीं आना है।
मैं ये कह रहा हूँ बेबी कर्व का इस्तेमाल से हम लोग कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जीरो होता है वही ना साइन चेंज होगा। तो हम देखे कहाँ, तो बेबी कर्व तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं रियल लाइफ, लेकिन ये तो एंगल देख रहे हैं, तो एंगल को कोऑर्डिनेट वाइज देखेंगे तभी फायदा है ना, राइट ना। हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देख रहे हैं पहले जीरो कहाँ होता है, तो जीरो तीन तरीके से हो सकता है, या तो ये जीरो, या तो ये जीरो, या तो दोनों जीरो, करेक्ट ना। तो भाई ये जीरो कहाँ होगा, जब साइन अल्फा 1/√2 होगा, यानी कौन कौन से कोऑर्डिनेट, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में -1/√2 होगा, √2 थोड़ी होगा 1/√2, करेक्ट ना। फोर्थ में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जीरो कहाँ होगा खाली, जहाँ साइन अल्फा पॉजिटिव होगा, जहाँ साइन अल्फा पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट π/4, फिर सेकंड वाले कोऑर्डिनेट 3π/4 हो गया। अच्छा कॉस अल्फा कहाँ जीरो होगा, फर्स्ट वाला जो है वो रिपीट हुआ दोनों बार, हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट ना। और ये रिपीट नहीं हुआ, वो सिंगल सिंगल, ठीक है, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसलिए इसको दो बार लिखा पाएगा, तो नहीं लिखा। अब मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करते हैं, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, क्योंकि साइन से तो यहीं पे करेगा पता है, ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट ही यहीं से किया, थर्ड क्वाड्रेंट, आसान था समझ में, है ना। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन अल्फा भी नेगेटिव होता है, कॉस अल्फा भी क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव मिलके क्या हो गया, ये नेगेटिव है ना, और ये भी नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ये जीरो तो आया नहीं है, जीरो कहाँ आने वाला, यही तीन लाइन पे, करेक्ट ना। यहाँ भी पॉजिटिव होगा क्योंकि जीरो आया नहीं, अब यहाँ पहुंचे इस लाइन पे तो जीरो हुआ, लेकिन जीरो होने के बाद भी साइन चेंज होगा तब, जब जिसके कारण जीरो हुआ है, तो फैक्टर का पावर क्या होना चाहिए, इवन या ऑड, इवन में तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये किसके कारण हुआ था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये था ना, इसका पावर देखो कितना है 1, ऑड साइन चेंज हो गया, प्लस था, अब क्या बन गया माइनस, फिर यहाँ आया तो जीरो हुआ, तो फिर चेंज करो, तो पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी 1 ये भी 1, दोनों पे जीरो हो रहा है, तो ये क्या होगा 2, मैंने ऑड करेक्ट ना। तो ये माइनस था, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ आया तो क्या है पावर, ऑड, देखो साइन समझ बात है। और हमें चाहिए माइनस वाला, मतलब वही आंसर, प्लस वाला चाहिए होता तो यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, है ना। और दूसरे तरीके से सोचोगे तो कैसे सोचोगे, तो यू कैन थिंक ऑफ, देखो कि 1/√2 से अगर छोटा होगा यहाँ पे इस रीजन में, तो कॉस बड़ा होगा 1/√2 से, और साइन छोटा होगा, तो साइन छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लिखिए क्या होगा, नेगेटिव। इस रीजन में आइएगा तो कॉस छोटा हो गया और साइन बड़ा हो गया, तो दैट प्रोडक्टिव क्या हो गया, सही बात है, करेक्ट ना। तो वैसे भी आप उसको, तो लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये आसान तरीका से, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, 79 इधर उधर का लाइन किया होगा ना, इधर इस कंट्री वो कंट्री बहुत सारा फैन फॉलोइंग, वही उसका बड़ा हो, तुम देखा है कि फॉलोअर देखे उसका या नहीं, मैच जीतने के बाद और पहले इंक्रीजमेंट तो ज़्यादा हुआ है, सब बहुत सारा सर्च कर हाँ है, लेकिन ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैंजेंट्स का डिस्कशन किया था, टैंजेंट्स के कंडीशंस का डिस्कशन किया था, और टैंजेंट्स के इक्वेशंस कैसे निकालेंगे डिस्कस, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी पॉइंट अगर सर्कल पे दिया है, अब पूछ रहा है कि टैंजेंट का इक्वेशन बताओ, तो वो लिखने का भी तरीका हम लोगों ने देखा, क्या लिखते थे, टी को एक्सप्रेस किया था ना हम लोगों ने, टी कैसे लिख रहे थे, एक बार फिर से हमको बताओ जरा। मान लो इक्वेशन हमारे पास ये है, x² प्लस, ऐसा हम क्वेश्चन के थ्रू ही करते चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the circle x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with point of contact
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P अल्फा कॉमा बीटा। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है तो इसका मतलब ये सर्कल है और ये वाला पॉइंट हमको दे रखा है, हमको यही टैंजेंट चाहिए। देखो ये पॉइंट दे रखा है P अल्फा। कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट? आई वांट टू नो। निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर दिया हुआ है तो सिंबल्स की मदद से। आई होप कि हम लोगों ने यही लास्ट सिंबल किया था टी का, करेक्ट ना? यहाँ इस केस में क्या होगा? तो सिंस, ध्यान रखोगे, सिंस P अल्फा कॉमा बीटा is a point of contact implies equation of tangent is T equal to खत्म। Now how to write T? That's the main thing. कैसे लिखते थे T? तो ये सर्कल वाला इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? तो खाली वेरिएबल वाले टर्म में जो सेकंड डिग्री होगा उसको क्या करेंगे? लीनियर बना देंगे। कैसे? तो एक्स स्क्वायर है, फिर क्या लिखे? एक्स अल्फा, है ना, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा पे है ना। अच्छा, वाई स्क्वायर के क्या लिखे? वाई बीटा, करेक्ट। अब 2gx है, उसके क्या लिखे? 2g इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई 2, है ना। तो ऐसे लिखेंगे 2g इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई 2 और फिर 2f इंटू वाई प्लस बीटा बाई 2 और कांस्टेंट के साथ क्या था? कुछ नहीं, ऐसे तो है ना। यू कैन सी हमारे पास टैंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जी एक्स प्लस अल्फा प्लस एफ वाई प्लस बीटा प्लस सी इक्वल टू, जो आपने डेराइव किया था वो पूरा का पूरा इक्वेशन ऐसे नजर आए, है ना। और रटने की कहीं जरूरत। और मैंने ये भी कहा था कि भाई ये तरीका जो है, दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर द सर्कल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कर्व्स इन द क्वाड्रेटिक। यानी अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पैराबोला में भी पूछे ना और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देते, यही क्वेश्चन। इलिप्स में पूछे तो भी, हाइपरबोला पूछे तो भी, मतलब कोई भी ऐसा कर्व नहीं है जिसपे कि टैंजेंट के कुछ आप नहीं लिख सकते इस पास। यही तरीका है। लेकिन ध्यान दें कब? जब पॉइंट जो है वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। क्योंकि पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो t इक्वल टू 0 टैंजेंट का इक्वेशन नहीं होगा, है ना। वो क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन ध्यान दें t इक्वल टू 0 इज द टैंजेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ओनली व्हेन द पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आज सबसे पहले फिर से टैंजेंट को हम लोग रिकॉन्सिडरेट करते हैं, मतलब वापस एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके बाद टैंजेंट्स का क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए, करेक्ट। भाई क्या हो सकता है टैंजेंट से? कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो बात करेंगे। हमने बोला 3 बातें हो सकती है। टैंजेंट का इक्वेशन अगर चाहिए होगा तो किसका टैंजेंट है भाई? सर्कल का। तो सर्कल का इक्वेशन तो देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी पार्ट। और क्या देना पड़ेगा? तो भाई एक इंफॉर्मेशन और, टैंजेंट तो बता ही चुके हो, एक इंफॉर्मेशन और दोगे। किसके बारे में? तो टैंजेंट के बारे में। क्या दे सकते हैं हम? तो टैंजेंट स्ट्रेट लाइन है तो 2 ही इंफॉर्मेशन दे सकते हो, या तो स्लोप दोगे या तो पॉइंट, करेक्ट ना। स्लोप दोगे तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन, लिख सकते हैं ना। अब पॉइंट दोगे तो पॉइंट भी 2 तरीके से दे सकते हो, या तो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा और या तो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा। यही होगा ना उपाय। तो हम एक एक करके तीनों कैटेगरी देखते हैं, उसके अलावा तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, फ्रेम ही नहीं कर सकते, करेक्ट ना। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क हम क्या ले रहे हैं? तो डेफिनेटली पहला वाला फ्रेमवर्क हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन जिसमें आपको स्लोप दिया जाए, करेक्ट। और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किए हैं, बस आपको उसी के देने था कि एक जगह सब रहेगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, करेक्ट ना। तो पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विद स्लोप √2 यूनिट, ठीक है, get 2 √2 unit and with slope 2 √2 unit to the circle x square plus y square minus 4x
माइनस प्लस 4y प्लस सॉरी minus 1 equal to you want the equation of tangent to this circle with the slope what 2 unit है ना सर्कल का इक्वेशन है। अब ये कैसे निकाले तीन ही काम कर सकता है, सर्कल तो देना ही देना है। टैंजेंट के बारे में क्या कर सकता है, तो तीन बारी कर सकता है, या तो स्लोप देगा या तो पॉइंट देगा। स्लोप देगा तो ये तरीका अपनाने वाला, पॉइंट देगा तो भाई दो बात हो सकती है, या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा या तो नहीं होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो हम लोग डायरेक्ट t इक्वल टू 0 और नहीं होगा तो हम तरीका देखेगा, है ना। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है टैंजेंट को पूछने का, हम लोग कवर हो जाएगा, सारा कुछ कवर हो जाएगा। इस वाले को कैसे किए थे याद है आपको, क्लास में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखे थे। क्या लिखा जाता था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c इज इक्वल टू a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ये ना था। लेकिन वो किस सर्कल के लिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी वो सर्कल जिसका सेंटर क्या था 0, और जिसका सेंटर 0,0 नहीं होगा उसमें कैसे करेंगे बताए थे ना। कैसे किए थे उसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर ये थे ना, वही करेंगे, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, बात ज्यादा बार टेक्निकल नाम ले तो सबको घबराहट हो जाती है, क्या कर रहे हैं करेक्ट ना, तो नाम नहीं लेंगे। कैसे करेंगे, तो सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, तो पहले तो सॉल्यूशन इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करो। सर्कल को, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करते कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, तो x माइनस 2 का प्लस y प्लस 2 का, और यहाँ कितना हो जाएगा इज इक्वल टू कितना ना होगा। क्या किए बताओ, इधर 4 ऐड कर दिए, बन गया, इधर भी 4 ऐड कर दिए, तो क्या बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या ऐड करना होगा 8 ना, 4 प्लस 4 8 ना ऐड करेंगे, तो 8 और 1 पहले से था, कितना हो गया 9। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब बताओ क्या लिखेंगे, तो भाई ये स्लोप ऑफ टैंजेंट इज n, देन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, क्या लिखते थे बता जल्दी छोड़, इसकी जगह कैपिटल X, इसकी जगह नहीं, क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, बाद में कैपिटल X कैपिटल Y तो लिखना ही पड़ता था ना। हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, y प्लस 2 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस 2 प्लस माइनस, क्या लिखे बताओ, क्या था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, a क्या है यहाँ पे, a क्या है 9 3 रूट अंडर 1 प्लस कितना हो गया। अब m दिया है कि नहीं देखो तो जरा सा क्वेश्चन में लिखा है ना, m का वैल्यू कितना लिखा है 2 रूट, आगे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और 2 क्यों आ रहा है भाई, तो ऑब्वियस है, सर्कल में जब भी किसी स्लोप को फिक्स करोगे तो एक नहीं 2 टैंजेंट मिलेंगे, करेक्ट ना, दोनों पैरेलल, ठीक है। तो अब m का वैल्यू डाल देते हैं, सो m इक्वल टू 2 रूट 2 इम्प्लाइज इक्वेशन इज कितना हो गया, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 x माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू रूट अंडर 1 प्लस x, है ना। नो यू कैन सॉल्व भाई, इसको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही है, काम खत्म हमारा। एंड बोथ ऑफ देम आर पैरेलल लाइन, पैरेलल टैंजेंट्स टू कैसे। अब कोई पूछे कि आप 0 0 सेंटर वाला देगा तो भाई जब कोई भी सेंटर लिख सकते हैं तो 0 0 का क्या टेंशन है ना, वो भी ऐसे ही मेंटेन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द सर्कल। कौन सा सर्कल ले ले, यही ले लें, आपकी मर्जी है, आप भी तो कर चुके ना वहां पे, है ना हम लोग डेफिनेटली। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट
है ना, कौन सा पॉइंट ले लिया जाए बताओ जरा सा। तो आई कैन सी 3,2 चलेगा। एक तो डिफरेंस है लैंग्वेज में, देखो जरा सा, जब भी कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना तो लिखता है एट द पॉइंट, और जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है तो लिखता है थ्रू द पॉइंट, करेक्ट ना। एट द पॉइंट का मतलब क्या हो गया, उसी पॉइंट पे टैंजेंट बनेगा, यानी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है इस तरह के क्वेश्चन जब भी पॉइंट दे तो पहले चेक कर लो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं। और कैसे पता करेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं, S1 = 0 होना चाहिए, तब ना पॉइंट किस पे हो जाएगा, सर्कल पे, करेक्ट ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, देखो तो यहाँ से s का वैल्यू कितना है, x² + y² - 4x + 4y - 1। तो S1 निकालें, कौन सा पॉइंट है देखो तो 3,2 लिखते हैं। तो ये हो गया 9 4 -12 + 8 -1। देखो तो जरा सा, S1 0 हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नहीं हो रहा है तो बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो तो जरा से, यहाँ से 9 4 13 13 - 12 कितना हो गया, तो गड़बड़ किया हम लोग क्या, अच्छा गड़बड़ हो गई, नहीं इट मस्ट बी 0 आई थिंक, देन इट विल बी, अब हो जाएगा है ना, नाउ इट विल बी, ये 0 तब ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, ठीक है। 3 3 9 4 3 12 15 हो रहा है, क्यों फिर हो रहा है 0 4। अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है कि ये 9 है ना, एंड सेम इक्वेशन से 1 मिनट हो जा रहा है, हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एडजस्ट करें, उसके बाद आप इस बात को लिखना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको ऐसा लेना है जो उसको सैटिस्फाई करते नजर आए। तो इफ आई एम राइटिंग दिस गोइंग टू बी 9 है ना, तो एक ऑड एक इवन होना ही चाहिए, तो 2,1 नाउ इट विल हो जाएगा, 1 0 कर दिया तो मेरा काम निकल गया, करेक्ट ना। अब देख लीजिए, तो s हमारे पास x² + y² - 4x + 4y - 1। तो S1 किस पे था, 2,1 पे, आई कैन राइट 4 + 1 -4 -8 + 4 -1। अब हो जाएगा, देखो कितना हुआ, 4 4 8 8 - 8 0 1 - 1 0। So we are getting this value equal to, है ना। So 2,1 is a point of contact, is the not the point of contact, है ना। और अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो एकदम आसान है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा इस केस में बताओ, तो इट विल बी t = है ना। और लिखेंगे कैसे t, ये बताओ, क्योंकि हमको तो इक्वेशन से मतलब है, इन सब चीजों से मतलब है नहीं, तो लिखेंगे कैसे, अभी तो लिखा था वहां पे, कहाँ है s, यही ना है। इसमें चेंजेस करेंगे, x² की जगह क्या लिखेंगे, x(x1) या x(α) या xh, यहाँ पे क्या x × कितना 2, तो क्या लिखोगे 2x + y की जगह y, है ना। -4x है, उसको क्या लिखेंगे, तो 2 टाइम x प्लस, ऐसे ही ना। अच्छा +4y है तो उसको क्या लिखेंगे, तो 2 टाइम y प्लस और फिर -1 = ओके। अब देख लो इक्वेशन क्या बन रहा है टैंजेंट का, तो दिखता है यहाँ से 2x, यहाँ से -2x क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से देखो फिर y और यहाँ से +2y मिलके कितना हो गया 3y। कांस्टेंट कितना आया, तो -4 और यहाँ से -1 -5 और यहाँ से +2 यानी -3। So I can write -3 = 2, so y is equal to, ठीक है। ये दो केस जल्दी जल्दी में इसलिए चेंज होती है, दोनों केस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और बस खाली प्रैक्टिस है वापस कि कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे निकालोगे। तो भाई दोनों ही केस हम लोग कर चुके थे, तीसरा वाला केस से आज हम लोगों को चीजों को स्टार्ट करना था। यानी कौन सा केस, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 9 from the point 4, 2
ठीक है भाई, देखिए ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट इस बार जो है टैंजेंट पे तो है, लेकिन पॉइंट इस बार सर्कल पे नहीं। ये तो आप डाल के देख सकते हो। देखो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए, क्योंकि इस वर्जन को प्रैक्टिस करना है हमको दोबारा, तो फ्रेश से देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको। पॉइंट जो है 4,2 है, S1 0 होगा कि नहीं? अब इसमें पेन की जरूरत नहीं है, तो चेक हो सकता है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 20 माइनस 9, S1 ग्रेटर, तो इट कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, करेक्ट ना? अब आप अगर सोचेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा एक बार कि मान लीजिए ये सर्कल है, थोड़ी देर के लिए सर्कल पे अगर पॉइंट यहाँ होता है तो एक टैंजेंट है, अगर पॉइंट को बाहर कर देते हैं हम तो एक नहीं कितना टैंजेंट दिखेगा हमको? 2 दिखेगा, करेक्ट ना? और पॉइंट अगर अंदर चला जाए तो क्या होगा? एक भी, करेक्ट ना? तो भाई ये केस तो हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि S1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 टैंजेंट है ना? S ग्रेटर देन 0 implies 2 टैंजेंट्स, ठीक है? और S लेस देन 0 implies no टैंजेंट, ठीक है? तो पहला काम क्या होगा कि हम चेक करें कि कौन सा कैटेगरी है ना? आपको दिखेगा अगर S1 लेस देन 0 तो सीधा बोल देना नो टैंजेंट इज पॉसिबल। अगर S1 इक्वल टू 0 दिखेगा तो क्या लिखेंगे? T इक्वल टू 0, क्योंकि दैट बिकम्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड व्हेन S1 ग्रेटर देन 0 दिखेगा तब हमारे लिए कुछ नए प्रोसेस की जरूरत है ना? और उसका डिस्कशन अब हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है? तो जब भी कभी पॉइंट आए तो ध्यान में रखिएगा, पहले हम चेक करेंगे S1 क्या है, तब हम बात करेंगे हाँ भाई इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो सकता है, कैसे। वापस पीछे से स्टार्ट किए हैं ताकि सब कोई कनेक्ट कर सके, दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो याद रखना है, दिमाग में स्टैब्लिश रखना है, और जब तक टैंजेंट और बेसिक इक्वेशंस नहीं लिख पाएंगे तब तक तो घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं बना। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद से आप क्वेश्चंस को बनाओगे, है ना? तो फिर कंफर्म हो जाएगा। तो देखो तीनों केसेस में हमारा काम हो जाएगा पूरा। मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे प्लीज ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिए। सबसे आप पहले नोट कर लीजिए, मैं किसी को हटा नहीं रहा हूँ, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को हटाएंगे। अगर यहाँ तक हो गया तो थोड़ा वेट करें, सुन ले, क्योंकि आपको समझाने के लिए किए, बाकी सब रिपीटेशन है, कुछ भी अलग नहीं कर रहे। मैंने कहा कैसे क्वेश्चंस को हमने समझने के लिए बोला है, टैंजेंट की क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि पॉइंट का लोकेशन क्या है। अब उसके अनुसार डिसाइड करेंगे कि टैंजेंट का क्वेश्चन निकालना भी है और या फिर डायरेक्टली लिख देना है कि नहीं है। अगर S लेस देन 0 हुआ तो इक्वल टू 0 हुआ तो C इक्वल टू 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 में सोचना था, तो मैं बोला पहले निकालो। देखो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो सर्कल का इक्वेशन हमने लिया था x² + y² इज इक्वल टू 9। तो S यहाँ से क्या हो गया, तो x² + y² माइनस क्या 9, ये ना आएगा। सो इन दैट केस पॉइंट है 4,2, इसके ऊपर S1 लिखेंगे तो 16 + 4 - 9 दिस बिकम्स ग्रेटर देन, है ना? सो इंप्लाइज पॉइंट लाइज आउटसाइड, पॉइंट लाइज आउटसाइड, है ना? इंप्लाइज 2 tangents आर पॉसिबल। यानी अब हमारे पास सर्कल ये है, पॉइंट यहाँ पर है 4,2 और यहाँ से एक नहीं 2 टैंजेंट्स पॉसिबल है। देखो ऐसे, अब ये दोनों टैंजेंट निकालना है, कैसे निकालें? कोई उपाय? बेस्ट तरीका क्या है, स्लोप फॉर्म याद है ना, उसी को यूज करो। देखो यहाँ इसके लिए बहुत तरीका है, आपको एक फॉर्मूला भी हम बना के देंगे, लेकिन वो फॉर्मूला भी आपको ज्यादा मदद नहीं करेगा। जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप स्लोप फॉर्म से, मुझे नहीं पता, अब ये दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है,
तो हम पहला वाला तरीका अपनाएंगे। हम कहेंगे क्या, तो लेट करते हैं कि स्लोप ऑफ टैंजेंट इज m। मान सकते हैं ना कि भाई सपोज करते हैं कि स्लोप ऑफ टैंजेंट m है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो लिखा जा सकता है। फिर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दूसरा अंतर क्या होगा बताओ जल्दी से, स्लोप वाले फॉर्म से क्या होगा इस सर्कल पे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे mx, क्योंकि सेंटर क्या है 0 0, तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस कितना a कितना है 3, तो 3 रूट अंडर कितना 1 प्लस हो गया ना, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। सो डेफिनेटली किसी भी टैंजेंट m के स्लोप m के साथ टैंजेंट का इक्वेशन यही है। अब हमको सारा टैंजेंट नहीं चाहिए, हमको वो टैंजेंट चाहिए जो किस पॉइंट से पास कर रहा हो, 4,2 इसी से ना पास कर रहा हो। तो अगर इक्वेशन 1 4,2 से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो भाई हम पहले यही बात करते हैं कि भाई इसका मतलब तो यही होगा कि इफ 1 passes through P 4,2, तो क्या होगा भाई यहाँ से बताओ जरा सा, तो आई कैन सी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिख देते हैं y की जगह क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 4m प्लस माइनस 3 रूट अंडर 1 प्लस क्या हो गया, आ गया। अब देखो तो इस इक्वेशन में अननोन कितना है, एक कौन सा m, तो कैलकुलेट किया जा सकता है, और अगर m निकल गया तो टैंजेंट नहीं निकाल सकते हैं। पॉइंट तो पहले से पता था, स्लोप यहाँ से पता चल जाएगा, करेक्ट ना। टैंजेंट की क्वेश्चन नहीं, यानी कुछ नया काम नहीं कर रहे, वही काम कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे। यानी आई कैन राइट देखो कैसे, तो आई कैन राइट 2 माइनस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 प्लस x लिख दिया। कैलकुलेट करो क्या हो गया, 16m स्क्वायर ना, 16m स्क्वायर, उसके बाद कितना माइनस 4 टू 8 और 2 16m और प्लस इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस सबको इधर लेके आओ, कितना हो गया 7m स्क्वायर और माइनस 16m और ये कितना हो गया माइनस 5 इक्वल टू हो गया ना। अब बताओ m का वैल्यू निकाला जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। मान लीजिए हमने रैंडमली वैल्यू उठाया, तो डेफिनेटली आपने रैंडमली वैल्यू उठाया तो कोई रैंडम वैल्यू ही आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर। क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम बताओ, 16 प्लस माइनस रूट अंडर 16 का स्क्वायर यानी कितना माइनस 4ac तो प्लस 20 इंटू 7 यानी कितना हो गया 140, भाई कितना हो गया आएगा ना। कौन सा फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac भाई आ गया। अब हम ये नहीं कह रहे कि इस क्वेश्चन में आपका इंटीजर वैल्यू क्यों नहीं आया, वैल्यू आ गया हमें पता है और निकाल सकते हैं हम जानते हैं, करेक्ट ना। तो अगर हम कहते हैं कि लेट m1 एंड m2 आर टू रूट्स, सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स क्या होगा बता जल्दी से। तो क्या करेंगे m1 m2 यहाँ डाल देंगे, देखो ये भी टेक्निकल फॉल्ट होगा, m1 m2 यहाँ डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 रूट आ रहा है, एक रूट यहाँ m1 डालें तो m1 डालने से कितना इक्वेशन मिल रहा है 2, करेक्ट ना। और दोनों कैसा इक्वेशन मिल रहा है पैरेलल। अरे m1 का मानो थोड़ा देख लीजिए m1 2 आया रख देते, तो m1 2 डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3 रूट 5। फिर डिफरेंस किसमें है खाली कांस्टेंट में ना, तो 2 पैरेलल लाइन आया स्लोप के साथ। लेकिन क्या 2 पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है क्या, तो इसका मतलब कि एक बेकार लिख रहे हैं, दूसरा ही हमारी जरूरत है। तो फिर डाल के चेक करेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कितना मेहनत कौन करेगा। स्लोप आ गया है ना, वापस इधर नहीं पलटेंगे, वापस वहां से स्लोप उठाएंगे और यहाँ से क्या उठाएंगे पॉइंट। इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से लिखते हैं देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू m1 टाइम x माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू m2 टाइम x माइनस 4। खत्म समझ में बात है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट कीजिए और सुनिए भी बात को। मैंने पेन हटा दिया कि नया बात नहीं करूंगा, पहले इस बात को समझ जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। मैंने ये कहा कि अगर पॉइंट मिला और दिखा कि ये पॉइंट जो है वो सर्कल पे नहीं है, तो पहले तो ये समझना है कि कहाँ है।
अगर अंदर है तब तो टेंजेंट बनेगा ही, और अगर बाहर है तो दो टेंजेंट बनेगा। बाहर होने का मतलब S1 ग्रेटर देन 0, तो हमें मिल गया यहाँ से देखो S1 ग्रेटर देन 0। तो क्या करेंगे, अब दो टेंजेंट बनेगा तो हमने बोला किसी भी टेंजेंट का स्लोप अगर पता रहता तो लिख ही सकते ना टेंजेंट का इक्वेशन। तो हम अज्यूम कर लेंगे, चलो स्लोप m है, लिख लिया इक्वेशन। अब ये वाला टेंजेंट पास करना चाहिए हमारे वाले पॉइंट से, करेक्ट ना? तो हमारे वाला पॉइंट से अगर पास करवाएंगे तो पूरा इक्वेशन किस में बदल जाएगा, जो m माने थे उसी में खाली। एक अननोन एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, और हमेशा क्वाड्रेटिक आएगा देखो, क्योंकि हमें पता है कितना टेंजेंट बना है, दो, तो दो ही रूट आना चाहिए ना। तो दो रूट किसका आता है, क्वाड्रेटिक का कि क्यूबिक का? क्वाड्रेटिक का। तो हमेशा क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन बनेगा, तो रूट्स तो हमेशा निकल सकता है। कब नहीं निकलेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो वो तो पहले ही पता चल जाएगा यहीं से ना, है ना? तो काम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर दिमाग क्यों लगा? क्योंकि देखो ना, जो वैल्यू वहां करोगे वही चीज यहाँ रिजल्ट दिखाएगा, है ना? तो बहुत अलग काम नहीं। आप नोट कर लें, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि टैंजेंट का इक्वेशन अब ट्रबल नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 से ज्यादा कोई तरीका ही नहीं, और हम तीनों को हैंडल करना सीखे हुआ सिखाया आपको। पहला स्लोप देगा, दूसरा पॉइंट देगा, पॉइंट भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और तीसरा पॉइंट देगा लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस। बहुत सारी चीज देखो, पहला फिगर है तो थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे, मैं बहुत हड़बड़ा के काम नहीं कर रहा, आराम से कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जो रिपीट होते रहेंगे पूरे कोऑर्डिनेट, तो उसको हम लोग सिंबल्स पे डालते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का पढ़ने का या याद रखने का कैपेसिटी जो है ना वो बिल्डअप हो जाएगा। जैसे आपको कोई बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखे टैंजेंट का इक्वेशन, भाई कर्व क्या है उससे हमें मतलब नहीं, इट विल बी ऑलवेज t इक्वल टू j, और t लिखने का तरीका भी सेम है, जो ले लो, है ना? उसी तरह से आगे कई और चीजों के बारे में बात करेंगे। शर्मा जी जिनका हो गया उनके लिए क्वेश्चंस को
थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि आप फिर से उसी क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें। ये इसको मैंने सॉल्व किया, करेक्ट ना? मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ बिना कुछ हटाए। सर्कल का इक्वेशन चेंज कर देते हैं और पॉइंट चेंज करते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा है बताओ? यही लिख लेते हैं, चलेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या लिया जाए? तो इस बार पॉइंट 2,1 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 2,1 तो पॉइंट सर्कल पे था, हमको पॉइंट सर्कल से बाहर से, करेक्ट ना? तो क्या लिया जाएगा भाई? पॉइंट बताओ जरा सा। y क्या सी, हम लोग एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं ऐसा 4,2। अरे यही पॉइंट चलेगा काम? देखो तो बाहर है कि सर्कल के अंदर है? लोग के अंदर रहेगा तो अच्छा है मेरे लिए, है ना? तुरंत बोलेंगे हाउ मेनी टेंजेंट्स? 0। मतलब क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं है, पॉइंट आर्बिट्रारी चुनिए, इससे हमें मतलब नहीं पड़ता है। हाँ, मैं ये नहीं जानता कि एग्जैक्टली इंटीजर वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टाइम जरूर है, ठीक है? हाँ, लोकेशन पे डिपेंड करता है, अगर अंदर होगा तो नो टाइम, उस पे हुआ तो 1 टाइम, और अगर सर्कल से बाहर हुआ तो 2 टाइम। बाहर है तब तो 2 नहीं। आप पूरा क्वेश्चन लिखिएगा दोबारा, है? मैंने खाली क्वेश्चन में वो चेंज कर दिया क्योंकि जगह की कमी थी, सबको नोट भी कर रहा था, मैंने सबको नोट करने तब हटाया, लेकिन चेंजेस तो यही होगा ना। बातें नहीं करो। ये वाला सर्कल उठा लीजिए, इसका क्वेश्चन पॉइंट वही छोड़ दिए, कुछ नया काम नहीं किया। ये तो आप क्लियर कर ही सकते पॉइंट आउटसाइड गया, पॉइंट आउटसाइड में क्वेश्चन सर्कल क्या है भाई? सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू ये है। एंड पॉइंट क्या है हमारे पास? तो पॉइंट है p 4, ठीक है? और जो कुछ हम नहीं सोच रहे क्या करें, सबसे पहले चेक करेंगे, ध्यान दो,
है ना। तो आई कैन सी एस हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 1 और S1 क्या हो जाएगा 4, 2 पे आई कैन सी 16 प्लस 4 माइनस 16 और प्लस 8 माइनस 1, ये कितना आया 16 कैंसिल 12 माइनस 1 11 ग्रेटर देन, so that means point lies outside, है ना। So point lies outside implies how many tangents, 2 tangents, ठीक है। अब 2 tangents होगा तो फिर कैसे निकाला जाएगा, वही पता है हमको, अब तो एक ही तरीका है, स्लोप वाले फॉर्म से चलेंगे। So let slope of tangent be m, है ना। तो इक्वेशन ऑफ tangent क्या लिखा जाएगा आप बताओ, y is equal to mx plus a root under 1 plus m का, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तो तब था जब सेंटर क्या होगा 0, तो इसको क्या किया जाए, पहले तो सर्किल को चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म तब लिखोगे आप, अभी ना शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और सॉरी शिफ्टिंग ऑफ सेंटर, ठीक है, या ओरिजिन टू द सेंटर, करेक्ट ना। तो क्या किया जाए बताओ जल्दी, तो लिखेंगे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देखो ये है सर, है कि नहीं, ये बार लास्ट में भी किया ना थोड़ी देर पहले। अब क्या करेंगे, तो भाई इस सर्कल में लिखेंगे तो सर्कल टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y प्लस 2 इक्वल टू m टाइम x माइनस 2 प्लस माइनस 3 रूट अंडर 1 प्लस, नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो आंख बंद करके नहीं, ध्यान से, इसीलिए क्वेश्चन को चेंज किया था। अब बताओ ये इक्वेशन 1 जो है किससे पास करने वाला है, 4, 2, करेक्ट ना। तो आई कैन से 1 passes through 1, 2 सॉरी 4, 2 implies क्या होगा, रख के वैल्यू देखते हैं। अच्छा थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए काम करना, पॉइंट को माइनस लेने से दिक्कत है, देखो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लेंगे तो 500 हो जाएगा, हम लोग ऐसे ही दिए थे -2 8 हो जाएगा, ठीक है जैसा भी, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे यहाँ से बताओ, क्या कहते हैं वैल्यू को, यहाँ कितना दिख रहा है 4, ये कितना हो गया देखो तो 2 इज इक्वल टू 2m प्लस माइनस 3 रूट अंडर 1 प्लस, ठीक है, यानी लगभग कैलकुलेशन वैसे ही आ गया, देखो 4 माइनस 2m, लास्ट टाइम भी वही आया था क्या, नहीं 4m माइनस 2 था, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 प्लस, है ना, थोड़ा सा चेंजेस, करेक्ट है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखो, y कैन राइट 4m स्क्वायर, ध्यान दो, प्लस 16 माइनस 16m इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 9, इस पर ये वैल्यू इधर आएगा, है ना, ये वैल्यू इधर आएगा तो हम लिख सकते हैं इसको कितना, तो लिख सकते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों 5m स्क्वायर, 16m उधर जाएगा तो प्लस 16m और ये उधर जाएगा तो माइनस 7 इक्वल टू, है ना, स्लाइटली इक्वेशन हैज बीन चेंज, है ना, बट डेफिनेटली हमें आंसर मिल रहा है। m का वैल्यू कितना, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कितना हो गया प्लस 140, y कितना तो 2a, आगे सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कितना होने वाला है, तो एक होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो 256 प्लस 140 कितना हो जा रहा है 390, कितना हुआ 2 रूट 99, मतलब 2 बाहर आएगा ना, तो 2 बाहर आएगा तो 2 कॉमन लेके क्या करेंगे कैंसिल, एक सॉल्यूशन यहाँ से बन जाएगा कितना -8 प्लस रूट माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 रूट 11 बाय 5 हो गया ना। तो एक ही क्वेश्चन -8 माइनस 3 रूट 11 बाय 5 x प्लस सॉरी x माइनस 4 एंड y माइनस 2 -8 प्लस 3 रूट 11 बाय 5 x माइनस 2।
That means we are not concerned about that value was एकदम इधर हो सकता है क्वेश्चन सेट करने में इधर आते लेकिन तरीका है देख लो इसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड कोड इशू नहीं है किसी के लिए। इस तीन के अलावा चौथे तरीके से नहीं पूछ सकता कैंडिडेट। और ये तीनों तरीका अगर कवर्ड हो गया ढंग से मतलब स्टैंडर्ड का इक्वेशन तो लिख ही सकते सर ये वाला फिगर जो है काफी ध्यान दो। ये जो फिगर बनाए हमसे फिगर बनाए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कई कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं। हम इसकी तरफ आपको लेके चलना चाहते हैं ताकि बातों को समझें। लेकिन उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड बातें हम यहाँ से करेंगे क्योंकि डेफिनेटली इनको भी याद रखना है। ध्यान दें स्टैंडर्ड इसलिए कह रहे हैं कि जो बात हम यहाँ करने वाले हैं कि आप इक्वल टू फुल पार्ट ये सब कुछ सिंबल्स में लिखेंगे ठीक है। तो पहले तो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो आई कैन सी कि भाई ये वाला जो फिगर है ये आया कैसे। हम अगर थोड़ा सा समझेंगे तो शायद आपको बात समझ में आ जाए। तो हमने कहा कि देखो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या कि ये हमारा सर्कल था और ये वाला हमारा टैंजेंट था। ये पॉइंट P था है ना। इस पॉइंट P को हम लोग x1 कॉमा क्या लिख लेते हैं y1 है ना। अब हम कह रहे हैं कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट के कारण ऐसा हुआ। क्या हुआ कि ये पॉइंट को हम बाहर पुल किए ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर और यहाँ पे रबड़ के साथ ये पॉइंट बंधा हुआ है। पॉइंट कहाँ चला गया तो यहाँ आ गया x1 का y। तो इस लाइन का क्या हुआ आप पॉइंट को इधर पुल करोगे तो लाइन किधर जाएगा अंदर की तरफ ना। ये लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा है ना। एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज वेल मतलब इक्वेशन। ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो गया पहले ये क्या था टैंजेंट अब किस में कन्वर्ट हो गया तो कॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो गया कॉर्ड। और इस कॉर्ड को भी हम स्पेशल नाम दे रहे हैं। कारण क्या है कि देखो ना ये जो पॉइंट है Q और ये जो पॉइंट है R ये दोनों पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो P से जो टैंजेंट बना रहे हो पहला टैंजेंट PQ दूसरा टैंजेंट VR दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है Q और R दोनों को ज्वाइन कर रहा है ये। इसीलिए इस कॉर्ड का हम स्पेशल नाम देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ठीक है। तो भाई जो आपका टैंजेंट था इस केस में अब वो बन गया है कॉर्ड ऑफ कब जब पॉइंट कहाँ चला गया बाहर। पॉइंट भूल करके कहाँ पहुंचा बाहर तो वो क्या बन गया कॉर्ड ऑफ। मैं वही दिखाना चाहता हूँ देखना इस केस में इस टैंजेंट का इक्वेशन क्या था बताओ t इक्वल टू 0। इस केस में पॉइंट किस पर था मैंने पहले कहा था एक साथ बैठे हो शांति से रहो। सीधा बैठो। मैंने कहा इस केस में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इस लाइन का इक्वेशन कितना t इक्वल टू 0 करेक्ट। लेकिन जैसे ये पॉइंट बाहर चला गया तो ये टैंजेंट क्या बन गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। लेकिन फिर से इसका इक्वेशन वही रह जाएगा कितना इक्वेशन रह जाएगा t इक्वल टू 0। लेकिन इस बार जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में t लिख रहे हो वो पॉइंट टैंजेंट इस पे नहीं है सर्कल पे नहीं है कहाँ है सर्कल से बाहर। बस यही डिफरेंस है करेक्ट ना। तो यहाँ पे हमको एक चीज और डिटरमाइन करना है दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ ठीक है। ध्यान रखिएगा जब पॉइंट बाहर रहता है तो तीन इक्वेशन के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं। एक तो ये टैंजेंट्स के लिए
वो पेयर ऑफ इक्वेशन दोनों के एक साथ करेक्ट ना, क्योंकि पेयर ऑफ स्टेटमेंट अभी हम लोग देखे नहीं है तो उसका हमें भी कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इक्वेशन आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, इसकी जरूरत हमको पड़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। होता क्या है पहले डिफाइन करें फिर इसका इक्वेशन निकालें। तो आई एम सेइंग फॉर a given circle and a point P lying outside the circle, for a given circle and a point P lying outside the circle, the tangents, क्या पढ़ने का इंटरेस्ट है नहीं? क्योंकि देखो इसके बाद क्वेश्चंस करना है ना, फिर क्वेश्चन में पूरा 1 से लेकर के 15 तक ऐसे लिस्ट आउट हो जाएगा, है ना। तो अभी भी समय बर्बाद होगा, तभी बर्बाद होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा देंगे। Chord of contact for a given circle and a point P lying outside the circle, है ना। The chord formed by joining the points of contact of tangents through P is known as chord of contact, है ना, with respect to ये लाइन हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं ताकि हर बात को समझने के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो भाई इसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। मतलब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल चेंज ओनली व्हेन इफ यू विल चेंज द पॉइंट P, करेक्ट ना। यानी P है तब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, P बाहर है तभी हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो P के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कैसे? तो भाई चलिए इस बार गिवन होगा क्या हमारे पास, तो गिवन होगा पहला तो सर्कल आसान वाला ही चुनते हैं, x² + y² = a²। आसान वाला नहीं होगा तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आपने देखा है वही करेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P x1, y1 एंड गिवन है हमारे पास कि s1 > 0, दैट इज पॉइंट लाइज आउटसाइड, है ना। मतलब आप अपने तरफ से कोशिश ना करें कि जनरल वैल्यू है तो हम कुछ भी मान ले, गिवन है आपके पास पॉइंट बाहर है, तब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की सोच रहे हैं। अब मैं कहता हूँ सोचो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, कैसे निकाला जाए? ये P है x1, y1, यहाँ से टैंजेंट चला, इसको ज्वाइन किया कहाँ Q पे, यहाँ से टैंजेंट चला, इसको कहाँ टच किया तो R पे। नाउ व्हाट डू वी वांट? वी वांट इक्वेशन ऑफ QR, यही हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ इसी का इक्वेशन हमको निकालना है। कैसे निकाला जाए अब यही हमें सोचना होगा, ठीक है। तो हमने कहा देखो आसान चीज है लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा उल्टा है, अगर उस ढंग से सोचेंगे तो हमको मेहनत नहीं लगेगा। एक बार फॉर्मूला बन गया उसके बाद खाली फॉर्मूला रखेंगे। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि हम Q और R को मान लेते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू, क्या माना जाए? तो लेट Q = α1 β1 एंड R = α2 दिया हुआ नहीं है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों अगर आप Q और R मान रहे हैं तो ये तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना, तो इसके दोनों के लिए टैंजेंट का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, करेक्ट ना। सो लेट Q दिस एंड R बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो फिर इक्वेशन ऑफ PQ बता जरा, इक्वेशन ऑफ PQ क्या लिखोगे? Q तो पता है ना तुमको, सर्कल का इक्वेशन पता है ना तुमको, तो क्या लिखा जाएगा बताओ? T = 0 ना, तो कैसे लिखेंगे बताओ? x α1 + y β1 = आ गया देखो PQ वैल्यू नहीं आया,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो उसके रेस्पेक्ट में तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा इक्वेशन ऑफ पीआर भी तो लिख सकते हैं हम, है ना। ये कितना हो जाएगा, तो x अल्फा 2 y बीटा 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो दूसरा, आई होप हमने कोई गलती नहीं किया यहाँ पे, देखो ध्यान, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने माना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाते ही टाइम के क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, लिख दिया हमने। अब ये दोनों जो इक्वेशन लिखा है आपने, ये दोनों इक्वेशन पास करने वाला है कहाँ से, P से, है ना। देखो ना, एक PQ है, दूसरा क्या है PR, तो दोनों कहाँ से पास करेगा, P से। तो आई कैन से 1 and 2 passes through P x1, y, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम लिखते हैं, देखो जरा x1 अल्फा 1 y1 बीटा 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये तीसरा इक्वेशन, एंड x1 अल्फा 2 y1 बीटा 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, लिख दिया ऐसे ही से। देखो तो गड़बड़ तो नहीं की। अब मैं कह रहा हूँ, अब जरा सा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं। एक जगह अल्फा 1 बीटा 1 है, दूसरी जगह अल्फा 2 बीटा 2, करेक्ट ना। यानी हम अगर इन दोनों को एक जगह लिखना चाहें, y कैन राइट एज x x1 y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, देखो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ना। मतलब क्या, जो पांचवा नंबर इक्वेशन है उस पे x के जगह अल्फा 1 लिखो और y की जगह बीटा 1 लिखो, तो देखो किसके बराबर दिखेगा, 3 के बराबर, है ना। x के जगह अल्फा 2 लिखो, y की जगह बीटा 2 लिखो, तो किसके बराबर दिखेगा, 4 के बराबर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो भाई एक मतलब तो सीधा हो गया कि थर्ड इक्वेशन जो है सिर्फ इतना बता रहा है कि जो फिफ्थ इक्वेशन है वो अल्फा 1 बीटा 1 तो पास करेगा, नहीं बता रहा है। अरे अल्फा 1 बीटा 1 रखने के बराबर 3 हो गया ना। तो 3 क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पांचवा नंबर का जो इक्वेशन लिख रहे हो आप, जो सेटिस्फाई करेगा क्यू को। और फोर्थ इक्वेशन क्या बता रहा है कि पांचवा नंबर का जो इक्वेशन लिखे हो आप, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, आर, मतलब क्यू से भी पास करेगा। और लेकिन पांचवा नंबर का जो इक्वेशन है वो तो स्ट्रेट लाइन का है ना। देखो तो ये कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन का है, खाली x है y है और क्या है, हाँ स्ट्रेट। तो किसका इक्वेशन है वो, स्ट्रेट लाइन का। और 2 पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन पास करता है, एक। तब तो ये इक्वेशन QR का ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वापस, तीसरा जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पांचवा इक्वेशन पे x की जगह अल्फा 1 रखो और y की जगह बीटा 1 रखो, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब पांचवा जो इक्वेशन है वो Q से पास करेगा, करेक्ट ना। अगर चौथा इक्वेशन को ध्यान दे तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि x की जगह अल्फा 2 रख दो और y की जगह बीटा 2 रख दो, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब पांचवा जो इक्वेशन है कहाँ से पास कर रहा है, R से। लेकिन पांचवा इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का है ना, और स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट के बीच में एक ही होता है। तो ये किसका इक्वेशन होगा, QR, करेक्ट ना। और QR था क्या हमारा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या है, लेकिन P के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो T इक्वल टू Q दिख रहा है। देखो नहीं, आप सोचो ना जरा, यहाँ से मैं पेन चेंज करता हूँ, लिख देंगे आगे का लाइन पे लिखेंगे। आपने जो पॉइंट लिया है S है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो t जो होगा x1 y1 पे ये क्या लिखेंगे, x1 y1 माइनस a स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो जरा सा b इक्वल टू 0 ही तो लिखा हुआ है, पांचवा में लिखा हुआ है ना। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, t इक्वल टू 0, करेक्ट ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो यहाँ लिख देता है, यहाँ क्लियर करो, क्योंकि वहीं पे अगर हम करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। 3 implies 5 passes 524 Q alpha 1 comma beta 1. दिखा रहा 4 इसमें ऐसा implies चूता है 5 UI passes through इसमें UI लॉक नहीं कर R पाता है alpha 2 comma beta 1.
is equation of a straight line. So represent equation of line है ना। मैंने जो बोला वो आपको लिख के दिया कि भाई तीसरा जो है बस खाली इतना दिखा रहा है कि 5 पास करेगा क्यों से। फोर्थ जो इक्वेशन वही दिखा रहा है कि 5 पास करेगा कहां से, r से। लेकिन फिफ्थ जो आपने लिखा वो तो स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब वो किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो qr, एंड qr इज व्हाट, part of, है ना। सो 5 represents equation of chord of contact, ठीक है। x(x1) plus y(y1) minus a square equal to, और t equal to, ठीक है। add p x1 का, ठीक है। यानी यहाँ से एक बात और समझ में आया कि भाई t इक्वल टू 0 जो है वो टेंजेंट का इक्वेशन तभी है जब पॉइंट p कहाँ पर है, सर्कल पे। अगर वो पॉइंट सर्कल से बाहर चला गया तो अब t इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन हो गया, मतलब वही हुआ ना बात। पॉइंट बाहर खींचे तो जो टेंजेंट वाला लाइन था कहाँ चला गया, अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये t इक्वल टू 0 था, अब पॉइंट बाहर खींच दिए तो ये लाइन कहाँ खसक गया, वो क्या बन गया, और अब तो t इक्वल टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन कंडीशनल है, ऐसा नहीं कि हमेशा t इक्वल टू 0 होगा। इफ ओनली द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तभी t इक्वल टू 0 तो कभी भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा भाई पॉइंट कहाँ है, तो वो कैसा लाइन। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई। ये ध्यान रखना, ये चॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ग्रुप करके बार-बार दिखाएंगे, लेकिन हमेशा ये है दैट इज इक्वल टू, लेकिन वो भी कंडीशनल, तो पॉइंट कहां लाई करेंगे, बाहर। अच्छा 15 स्ट्रेट लाइन का एक भी वर्जन के बाद हमारे पास बचेगा फोनिक्स और बायोलॉजी, ये दो बात करेक्ट नहीं लेवल में। तो आई नीड टू से कि अब सीरियस होने का वक्त क्लास में बाहर कहीं पर भी थोड़ा सीरियस होइए, इंग्लिश सर्च पोजीशन पे लगिए, कोशिश कीजिए कि बने, और वो थोड़ा साइड। और ये हम आज पहली बार बोले, अब ये रिपीट कर लेंगे, ध्यान में ये भी रखना, ध्यान में ये भी रखना है। आपको मैं बता दूं आगे का प्रॉब्लम जैसे 11th से 12th में जाएंगे तो रिसेप्शन टेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसेप्शन टेस्ट नहीं भी होता, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि रिसेप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है जो टेस्ट आप दे रहे हैं ना
उसी की बेसिस पर हिसाब किया। मुझे बताया you need to be serious। हर बार कंसिडरेशन में क्या लिखा जाता है? भाई शुरू का टेस्ट अगर गड़बड़ हुआ है तो ठीक है, they can grant it by starting टेस्ट, लेकिन जो फाइनल टेस्ट हैं उनको कम से कम सही होने चाहिए। अपने थोड़ा सीरियस अब ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट अगर बाहर पुल किए तो हमारे पास दो टेंजेंट्स बना और एक क्या बन गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हम इन दोनों का इक्वेशंस निकाल सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट ना। अगर छोटे से टर्म में बोला जाए, हम सबको एक जगह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन छोटे से टर्म में बोला जाए तो हम सबको सिंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये केसेस ऐसा है, लेकिन उससे पहले हम एक केस और दिखा। मैं कह रहा हूँ इसी फिगर के अंदर, मान लीजिए इसी फिगर के अंदर हम बात कर रहे हैं, सर्कल ऐसे है और टैंजेंट ऐसे है ना, ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई वन। अब कोई बोलेगा नहीं हम बाहर नहीं पुल कर रहे पॉइंट पे, पॉइंट को अंदर ठहरेंगे, करेक्ट ना भाई। ऐसे पॉइंट को अंदर पुश करोगे तो लाइन भी साथ साथ जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पूछने पे ना आदत लग होता है, पुश करेंगे तो दोनों साथ में जाएगा ना। अब कैरेक्टर भी वैसे ही रखेगा, चेंज नहीं होगा। और कैरेक्टर क्या था कि भाई ये सेंटर अगर है तो सेंटर से ये वाला ज्वाइन कर दो, पॉइंट क्या होना था, परपेंडिकुलर ना। तो अब अगर ठेल देंगे इसको अंदर, तो अंदर ठेलेंगे तो ये लाइन क्या बन गया, कॉर्ड ऐसे बना कि नहीं बना। लेकिन सेंटर से जब इन पॉइंट को मिलाओगे पी को, तो ये क्या होने वाला है ना। लेकिन सर्कल की तो प्रॉपर्टी थी कि भाई सेंटर से जब परपेंडिकुलर जाते थे तो किस पॉइंट पे मिलता था, मिड पॉइंट। किस पे मिलता था, मिड पॉइंट। इसका मतलब अब ये कॉर्ड बन जाएगा जिसका कि मिड पॉइंट हमें पता है ना। इसका मतलब इस केस में अब ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट हम जानते हैं, है ना। यानी हमको अब क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose mid point is given। मतलब एक ही चीज को हम चेंज करके देख रहे हैं। एक बार पॉइंट बाहर खींचा तो भाई दो तरह का चीज मिला, दो स्ट्रेट लाइन टैंजेंट और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अंदर पुश किया तो भाई एक ही कॉर्ड बना, लेकिन उसका मिड पॉइंट है वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो बी एक्स कॉमा वाई वन, ठीक है ना। तो भाई यहाँ गिवन क्या होगा, गिवन होगा पहला तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बी पी एक्स वन कॉमा। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर भी सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, करेक्ट ना। वहां पे कोई टेंशन लेने की नहीं। जहाँ सिंबल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहाँ पे केस टू केस वेरिएशन, ठीक है। यहाँ हमारे लिए अच्छी बात है कि हम सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में भी किया। यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसके अनुसार सर्कल है, ये है पॉइंट बी एक्स वन कॉमा वाई वन, यहाँ दोनों इक्वल। सर्कल का सेंटर कितना दिया हुआ है, 0 कॉमा 0। ये ज्वाइन कर दो, ये क्या हो जाएगा 92। हमको इसी का इक्वेशन चाहिए, इसी का इक्वेशन कैसे लिखें, अरे क्या बोलिए, ये तो आसानी से निकल जाए। कैसे, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी एक्स वन कॉमा वाई वन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम x माइनस। तो पता क्या करना है, और तो कुछ नहीं पता करना, करेक्ट ना। तो भाई स्लोप क्या है, देखो तो आई कैन राइट वेयर m इज स्लोप परपेंडिकुलर टू OP। नहीं, एक परपेंडिकुलर है ना, आपने कहा है मिड पॉइंट है तो OP का जो स्लोप आएगा उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा कॉर्ड का स्लोप आएगा ना। तो OP का स्लोप पता है क्या आपको, देखो तो वो क्या है 0 0 और P क्या है x1 कॉमा y1। तो लिख सकते हैं ना, हम लोग लिखेंगे। सो स्लोप ऑफ OP कितना हो जाएगा बताओ, तो y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस इतना ही होगा। तो इसका मतलब m का वैल्यू
m का वैल्यू माइनस x1 बाई इतना ही ना आएगा, देखो प्रोडक्ट माइनस 1 होना चाहिए आ गया। सो इक्वेशन ऑफ कॉट implies इक्वेशन ऑफ कॉट विद मिड पॉइंट p x1 y, क्या लिखेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 बाई y1 इंटू x माइनस x। यू कैन सी इधर मल्टीप्लाई करो y1 minus y1 square is equal to minus x1 plus x1 square. I can take x1 this side. So x1 plus y1 is equal to x1 square plus y1 square. देखेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आप फिर से वापस आइए सिंबल्स कर, क्योंकि सिंबल्स पे ही बातें हमको ज्यादा करनी है। यहाँ सर्कल कितना दिया हुआ था, s क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ये ना है। अच्छा x1 y1 पे S1 क्या होगा, ये ना होगा। t पूछा जाए तो क्या होगा बताओ, x1 y1 पे x1 प्लस माइनस, श्योर हो ना। अब बताओ जरा सा इस इक्वेशन को सिंबल पे चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ लेफ्ट हैंड साइड बन सकता है t, क्या घट रहा है माइनस h। राइट हैंड साइड बन सकता है क्या S1, उसमें क्या घट रहा है माइनस, तो दोनों तरफ क्या कर लें माइनस ए स्क्वायर। अगर दोनों तरफ माइनस ए स्क्वायर कर लेंगे तो x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इक्वालिटी चेंज हो गया क्या, नहीं, बट इक्वेशन आ गया हमें। ये इक्वेशन को लिखने का तरीका आ गया। इसको क्या लिखेंगे तो p इज इक्वल टू कितना है ना। सो समराइज करें तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉट व्हिच पॉइंट इज गिवन t इज इक्वल टू s1। अब ये s1 जीरो हो जाएगा जब पॉइंट p कहां चला जाएगा सर्कल, करेक्ट ना। और जैसे ही s1 जीरो होगा आपका लाइन का इक्वेशन चेंज होके क्या बन जाएगा t इक्वल टू वही टाइम है ना। तो जो हम कह रहे हैं वही बात हो रहा है ना, आप समझ रहे हो। कैसे ही पॉइंट को वापस खींच करके आप यहाँ से यहाँ पहुंचा दो तो क्या जीरो होगा इसमें S1, और S1 जीरो होते इक्वेशन किस में बदल जाएगा, तो लाइन किस में बदल जाएगा, समझ में आया। जब हमने पॉइंट p को सर्कल के बाहर लिखा तो ये तो उस लाइन का इक्वेशन p इज इक्वल टू 0 रहा, लेकिन जब पॉइंट को अंदर पॉइंट बाहर चला गया ना, पॉइंट अंदर नहीं गया ना, पॉइंट और लाइन अलग हो गया, इसलिए t इक्वल टू 0 अलग रहा और पॉइंट अलग नहीं है, करेक्ट ना। लेकिन यहाँ पॉइंट तो सर्कल लाइन के साथ ही रहा ना, उसका क्लोजर तो के साथ ही है। टाइम की कमी देखते हुए आप नोट करें, मैं पूरे चीजों को एक साथ समराइज करूं, है ना। तीन यहाँ पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान रखिए कुछ भी हटाए भी। पहला, if point between x1, y1 lies outside, है ना, ध्यान दो प्लीज, बातें नहीं करो। इसमें पहला है इक्वेशन ऑफ chord of contact, कितना होगा, that is t equal to 6। दूसरा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangents, इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, करेक्ट ना, ध्यान रखिए इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पेयर ऑफ tangent हम जानते नहीं। हालांकि जानने के बाद भी इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तरीका हम लोग जानते हैं इक्वेशन निकालने का अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन ये इक्वेशन एक साथ लिखा गया, दैट कैन बी रिटन एज t स्क्वायर इज इक्वल टू
ऐसे है ना फॉर्मूला के भाई किसी भी कर्व में निकालना है तो कैसे होता है, ठीक है। और तीसरा चीज सेकंड में इक्वेशन with equation of chord with midpoint given as p x1 comma y p is equal to तीन चीज इसलिए लिख दिया कि ये वाला सिंबल्स में लिखा गया, इसका मतलब दिस इज फिक्स फॉर ऑल कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी कर्व पढ़ेंगे सबके ऊपर सेम है। हम यहाँ से सर्कल हटा करके और धीरे से लगा देंगे इक्वेशन की इसका पैराबोला, फिर भी इक्वेशन क्या है सेम, एलिप्स हाइपरबोला फिर भी सेम से। और आजकल हो यही रहा है करेक्ट ना, मेंस के एग्जामिनेशन में क्या करना है, बहुत सारा पेपर बनाना है ना, एक जगह सर्कल हटाए क्या लगा दिए पैराबोला, पैराबोला हटाए क्या लगा दिए एलिप्स, हमारे पास कितना सारा क्वेश्चन हो गया है। ये वाला फिगर एसेंशियल फिगर है और सारी बातें करनी, लेकिन अभी टाइम यहीं तक परमिट करता है कि आप कितना समझ गए और बात नहीं होना चाहिए, ये बात सही नहीं है। उसके बाद में बात लास्ट क्लास में सिंबल इसलिए करवाया था कि क्या इसका यूज है, घटना कम है तो सिंबल्स लिखने का तरीका जरूर याद रखो, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि लगभग उसी में रिड्यूस करें। पेयर ऑफ टेंजेंट्स t स्क्वायर इक्वल टू s² लिख तो दिए, लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो। ये मैंने बार-बार कह दिया, ये तरीका हम लोगों ने निकाला है। ये कब है पेयर ऑफ टेंजेंट्स आएगा कब, अभी नहीं, हम बचा रहे हैं जब पॉइंट लाइज आउट, तो दोनों के तो टेंजेंट निकालना जानते ही हो, तो फिर टेंशन किस बात, ठीक है। और एक साथ लिखने का ही क्वेश्चन मतलब अब पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, आंसर करना रिप्लाई करना ज्यादा डिफिकल्ट है, रादर अलग अलग लिखने में फायदा है। तो बुक रखने का जगह नहीं हो सकती। फिजिक्स तो पता नहीं क्या होगा, हम तो पढ़े भी नहीं। नेक्स्ट क्लास का हम लोग का टारगेट यही फिगर होगा, क्या क्या करना है मैं समझा, कुछ नहीं लिखा हूँ, आप देखो बनाया हुआ तो ना देखेगा। एक तो इस एंगल को अगर फिक्स कर दें, ठीक है, ये पॉइंट जो सर्टेन इंटरसेक्ट हुए वो निकालने का उसमें भी एक पर्टिकुलर एंगल पे डायरेक्ट सर्कल है, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्कल क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट p से q का डिस्टेंस p से r का डिस्टेंस, ये निकालना है, करेक्ट ना। फिर आप देखोगे यहाँ एक सर्कल बन गया, सॉरी ट्रायंगल बन गया PQR, ये ट्रायंगल बन गया तो सर्कल का सर्कम सेंटर निकालना, रेडियस निकालना है ना। ये सारे काम को हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के फिगर कंप्लीट होगा, और जब फिगर कंप्लीट होगा तब आगे की बातें करेंगे, फिर ऑड नॉर्मल पे ज़्यादा नहीं करेंगे, ऑड और नॉर्मल की बातें कर लेंगे, तब फिर दो सर्कल्स की बातें करेंगे, इसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम उतना ही रख रहे हैं, एंड आई होप कि ज़्यादा फास्ट नहीं है, सबको बात समझ में आ गया। ध्यान से टेंजेंट्स के इक्वेशंस किसी भी हालत में आप लिख सकें, ये बात सबसे पहले एश्योर कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो आगे की बातें और फंस जाएगी।
राइट ना, ये सब कुछ ना तो उसी पे डिपेंड है।